ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन करने के लिए हेल्पफुल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए है। तो इसमें जो मनोविज्ञान है आपका एक सब्जेक्ट जो CDP के नाम से जाना जाता है, उसका हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक देंगे। इसमें हम क्या किए हैं कि सारे जो चैप्टर हैं आपके जो 12 चैप्टर हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं, उसकी हमने एक समरी बनाई है। मतलब उसके कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उसको बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, और लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हमें क्या करना है, बालक को केंद्र मानना है। हमें जो भी काम करना है, जो भी हमें कुछ पढ़ाना है, तो उसमें हम बालक को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ना कि शिक्षक को। इसमें बालक का पक्ष लिया गया हो और जो बालक को प्रोत्साहित करता हो पढ़ने में, वो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या नहीं करना है, तो बच्चों जिसमें बच्चों को डांटना दिया गया हो, बच्चों के क्लास से निकालना दिया गया है, बच्चों के प्रेरणा या रुचि के विरुद्ध पढ़ाया गया हो, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आंसर नहीं होगा जिसमें डांटना, क्लास से निकालना, बच्चों में प्रेरणा या रुचि के विरुद्ध पढ़ाना। उसके बाद हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो है समावेशी शिक्षा। तो देखिए समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना। जैसे सामान्य विद्यालय एवं कक्षा में, नियमित विद्यालय एवं नियमित कक्षा में, विशिष्ट एवं सामान्य दोनों तरह के बालक को एक ही साथ शिक्षा देना हमारी समावेशी शिक्षा है। तो इसमें क्या कहते हैं, ना कि सामान्य बालक को अलग करके पढ़ाना, विशिष्ट बालक को अलग करके पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जहाँ भी हमें अगर दे दिया गया हो कि विशिष्ट बालक के लिए विशिष्ट विद्यालय का निर्माण करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विशिष्ट कक्षा का उपलब्ध कराना, ये भी गलत हो जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट देना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ ही शिक्षा देना। तो ये हमारी कहती है समावेशी शिक्षा होती है। फिर जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता में है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अर्थात कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं। हम कभी भी दो बच्चों का तुलना नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि, व्यवहार, मानसिक स्तर, रंग, रूप सभी में भिन्न होता है। अर्थात जो जुड़वा बच्चे भी ना एक तरह नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी जो भी हमें शिक्षण प्रणाली रखना है, कोई भी शिक्षण विधियाँ होंगी, तो वो हमें बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। हर बच्चे को हर शिक्षण विधि समझ में नहीं आ सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए दो बच्चों की हमें तुलना नहीं करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि समान शिक्षा, एक तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना है। सभी बालक के लिए समान पाठ्यक्रम होना, ये भी हमारा गलत होगा। उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर आता है वो है त्रुटि एवं प्रयास। तो सीखने के दौरान जो त्रुटि होती है तो वो उससे स्वाभाविक माना जाता है। तो अगर क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, गलती करेंगे फिर आगे चल के बेहतर करेंगे, जितनी गलतियां करेंगे उतना उनको अनुभव होगा। फिर सीखने के दौरान त्रुटि होना सीखने का हिस्सा माना गया है, अतः उन्हें शिक्षण के लिए पॉजिटिव माना गया है। ठीक है, तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षण के दौरान त्रुटि त्रुटि हो जाती है तो उसे हम स्वाभाविक मानेंगे। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सीखने से पूर्व बच्चों की ज़रूरत, रुचि को ध्यान में रखना, उनके पूर्व ज्ञान को समझना ताकि बालक की मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जा सके। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने से पहले हम जो भी बच्चों की मानसिक स्तर, उनके पूर्व ज्ञान की जो जानकारी लेते हैं, वो अधिगम के लिए आकलन होता है, क्योंकि हम उनको सिखाने से पहले इसका आकलन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सिक्स जो आता है ना, वो जस्ट अपोजिट चैप्टर है, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन क्या होता है कि पढ़ाने के बाद ली गई परीक्षा, बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने कितना नहीं सीखा है, तो ये हमारा अधिगम का आकलन होता है जब हम बच्चे से पढ़ा कर उसकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये देखिए हमारा आता है लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह में पहले 2 क्वेश्चन ध्यान में दे लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं। लड़कियों का काम लड़कों से कराना, लिंग पूर्वाग्रह को दूर करना। ठीक है, ध्यान रखिए लिंग का। और एक बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, लिंग क्या है? तो लिंग एक सामाजिक सत्ता है। इसे ध्यान रखिएगा, लिंग क्या है? एक सामाजिक सत्ता है। उसके बाद चलिए हम अब लिंग पूर्वाग्रह है क्या इसको बता देते हैं। केवल स्त्री या केवल पुरुष की प्रशंसा या बुराई करना कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। लड़की को गणित का सवाल नहीं आता है, लड़की गणित नहीं पढ़ सकती है, सैनिक या सेना में भर्ती नहीं की जा सकती है, ये आदि लिंग पूर्वाग्रह है। लड़की को होम साइंस पढ़ना चाहिए, लड़कों का घर का काम नहीं करना चाहिए, आदि हमारा क्या है? लिंग पूर्वाग्रह है। केवल लड़के ही मैथ ले सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, तो ये भी लिंग पूर्वाग्रह है। अब लिंग पूर्वाग्रह को हम दूर कैसे करें? तो दोनों को समान महत्व दें, लड़का लड़की दोनों को समान महत्व दें, ये लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करेगा। या लड़के के काम लड़की से, लड़की का काम लड़के से करवाएं, तो भी हमारी लिंग पूर्वाग्रह खत्म होगी। उसके बाद हमारा 8th चैप्टर है रुचि। इसमें क्या है? जिसे करने के लिए बच्चे उत्साहित हो, ठीक है, तो वो हमारी रुचि होती है, क्योंकि बच्चे जब उनको अच्छा लगेगा जो चीज़ें, वही वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी बच्चों की रुचि के विरुद्ध नहीं पढ़ाना चाहिए, हमेशा उनकी रुचि एवं मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। उसके बाद आता है 9th है हमारा प्रेरणा। तो प्रेरणा में क्या है? पढ़ने के लिए जिज्ञासा, रुचि का निर्माण, भूमिका या पाठ्य की भूमिका तैयार करना, अच्छा प्रस्तुतिकरण देना, पाठ्य को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये उन प्रेरणा है, उससे प्रेरित होते हैं अगर उनके अनुरूप किया जाता है तो। उसके बाद 10th आता है हमारा सक्रियशील या क्रियाशील अधिगम। यह एक गतिशील शिक्षा है, बच्चों को करके सीखना चाहिए, खोज द्वारा सीखना चाहिए, स्वयं करके सीखने देना चाहिए। अगर हम बच्चों को स्वयं करके सीखने दें, खोज द्वारा सीखने दें, तो बच्चे क्या होते हैं, जो उनका ज्ञान होता है वो अस्थाई हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए क्या ध्यान देना है, रटन प्रणाली, ये निगेटिव वर्ड है, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, ऑलवेज निगेटिव होगा। इस अधिगम में भाषण व्याख्या का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। 11th आता है हमारा अनुभव या पूर्व ज्ञान। बच्चे के पूर्व ज्ञान को पहचानिए। बच्चे अपने अनुभव द्वारा स्वयं करके पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। बच्चे जितना करेंगे, जैसे अभी त्रुटि और वो प्रयास वाला सीखे थे ना अभी हम लोग, त्रुटि, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जितनी गलतियां करते हैं ना, उसको फिर बार बार अभ्यास करते हैं, तो और उनसे इनको अनुभव प्राप्त होता है। तो अपने खुद द्वारा करेंगे तो उनके ज्ञान क्या होगा? अस्थाई होगा। उसके बाद फिर हमारा आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है? देखिए, जो निश्चित या निरंतर हो, जैसे हमारी होगी मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा हो गई, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो एग्ज़ाम होती रहती हैं, तो वो हमारी क्या होती है? सतत मूल्यांकन होता है। और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? क्रियात्मक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक, इन तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना, अर्थात रटने का नहीं करना। जैसे इंटरव्यू वगैरह, उसमें क्या, बच्चे क्रिया, उनकी भावना, उनकी संज्ञान क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना। उसके बाद फिर देखिए आता है आपका, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या है दोस्त? ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसको मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान में दीजिएगा आप लोग। तो देखिए क्या है, शिक्षा बिना बोझ का, जो एनसीएफ 2005 है ना, वो शिक्षा बिना बोझ का देने का वादा करता है। एनसीएफ 2005 रचनावादी, सृजनशीलता को बढ़ावा देता है, और सत्र के अंत में होने वाली जो एकमात्र मूल्यांकन होता है, जैसे ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, इसका विरोध करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या करता है? समर्थन कर। जो प्राइमरी स्तर है ना, प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 शिक्षा का माध्यम, जो मीडियम होता है ना एजुकेशन का, वो मातृभाषा को रखता है, मदर टंग को रखता है। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे ना, वो अपनी स्वाभाविक वातावरण में सीखेंगे। फिर अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए एनसीएफ 2005 ने
अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे जुड़े जुड़े ही आते हैं क्वेश्चन, तो 5 से 6 हो ही जाते हैं, देख लीजिएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो पता ही चल जाएगा। तो पहला क्या है इसमें, शिक्षा को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। ठीक है, केवल विद्यालय में ही नहीं किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो, केवल उसके बाहर जीवन में क्या कैसे हो रहा है ताकि उनको रोजगार दिया जा सके। उसके बाद बोल रहा है शिक्षा को रट्टा मरवाने से मुक्त करना, केवल किताबी लैंग्वेज, किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उन्हें रट्टा मारने से मुक्त कराना। शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न होने देना। उसके बाद परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। और आपका लास्ट पॉइंट क्या है कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र हित एवं प्रजातांत्रिक माहौल को तैयार करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।